हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। इडियम्स एंड फ्रेजेस के कंटिन्यूअस में आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके सामने और आज हम देखेंगे 15 एमसीक्यूज को जो कि आपके इडियम्स और फ्रेजेस से जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं वो सारे के सारे आपके रिपीटेडली एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए जिससे कि आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आज के सेशन का हमारा फर्स्ट है, यहां कहा गया है एज फिट एज ए फिडल। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इसके तरफ पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। कहता है आफ्टर ए वीक ऑफ रेस्ट, यहां बात की जा रही है एक सप्ताह के रेस्ट करने के बाद। ही फेल्ट एज फिट एज ए फिडल, कहता है कि वह अनुभव किया या महसूस किया कैसा? तो एज फिट, फिटनेस की जब बात हो रही है मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है ना। तो कैसा महसूस कर रहा था? तो फिडल की तरह। अब यहां पे आपको समझना है कि फिडल का मतलब क्या होता है। ये अगर बात करें, इस फ्रेज का संबंध बैक टू 1600 ईस्वी से है, जहां पे यह दर्शाया जाता था कि कोई व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन है फिटनेस के मामले में, बॉडीली फिट है, उस सेंस में इस फ्रेज का प्रयोग किया जाता था। फिडल का मतलब यहां है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। किस चीज से? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अगर हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तो देखेंगे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो वह फिट है, मतलब वो बढ़िया है, अच्छे अवस्था में है, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं संगीत के लिए। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें भी फिट रहने की आवश्यकता है। तो यहां कहा गया है कि एक सप्ताह के रेस्ट के बाद वह एकदम फिट था, मींस बॉडीली फिटनेस की बात की जा रही है। अर्थात क्या हो जाएगा इसका अर्थ? वेरी वीक नहीं, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्या हो जाएगा? परफेक्टली हेल्दी, मतलब समवन हु इज इन साउंड हेल्थ। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एज डाफ्ट एज अ ब्रश। यहां पर ब्रश से तुलना की जा रही है और डाफ्ट का मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब यहां पे ब्रश के सॉफ्टनेस से तुलना की जा रही है। अब देखेंगे कि क्या, डोंट बिलीव हिज सिली आइडियाज, ही इज एज डाफ्ट एज ए ब्रश। कहता है उसके सिली आइडियाज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करें आप? क्योंकि उसके जो सिली आइडियाज है ना वो कैसा है? तो एज डाफ्ट एज ब्रश, मतलब ब्रश कैसा होता है? मुलायम होता है, मतलब उसके सिली आइडियाज हैं, ऑब्स्टिनेट आइडियाज हैं, बट दे आर हार्मलेस। ठीक है ना, इस सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि वेरी इंटेलिजेंट नहीं, वेरी फुलिश। यस, सिली की बात की जा रही है, मतलब वेरी फुलिश, मतलब उसके जो भी आइडियाज है ना वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर हार्मलेस, दे आर फुलिश। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एज हार्ड एज ए नेल। जब हम बात करते हैं नेल की, तो नेल जिसे आप कील बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये कील जो होता है ना काफी हार्ड होता है और जिसके कारण से ये किसी भी जगह को पेनिट्रेट कर सकता है। क्लियर है ना? मतलब एक चीज तो तय है कि कोई भी चीज जो कठिन है, कुछ तो है इसमें जो इसको अलग बनाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है द न्यू कोच इज एज हार्ड एज अ नेल। अब यहां पे देखेंगे ये हमारा क्या है? सिमिली है, जहां पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना को दर्शाया जा रहा है। कोच के स्ट्रिक्टनेस की तुलना की जा रही है, किसके कठोरता से? तो नेल के कठोरता से। अर्थात यहां पे इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि समवन हु इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डनेस ऑफ द नेल। That's why we have to opt the option very tough and strict. One who is very tough and strict, he may be compared with the phrase as hard as a nail. Clear है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है एज हाई एज ए काइट। अब आपको बताना है कि इस फ्रेज का क्या अर्थ होता है। एज हाई एज ए काइट मतलब काइट कहां उड़ता है? तो आसमान में। आसमान में उड़ता है तो आपने देखा होगा, इस चीज पे आपने गौर किया होगा कि जब पतंग आकाश में उड़ रहा है तो उस समय देखते हैं कि नीचे ऊपर अगल बगल इस तरह से वो जरूर हरकतें करता है। अब देखेंगे इस सेंटेंस को, समझ जाएंगे आपकी क्या अर्थ है इसका। आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज, जैसे ही अच्छी खबर सुनने को मिली या सुना, क्या हुआ? शी वॉज एज हाई एज ए काइट, मतलब वह क्या हो गया? एज हाई एज ए काइट की तरह वो उड़ने लगा। मतलब क्या है? यहां पे बात की जा रही है कि समवन हु इज वेरी elated, someone who is very happy, someone who is extremely happy,
इस सेंस में हम क्या करते हैं, एज हाई एज ए काइट का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए आप एक और चीज बोल सकते हैं, वन हु इज हाईली इंटॉक्सिकेटेड। अगर कोई व्यक्ति नशे में धुत है, मतलब अपने होशो हवास में नहीं है, उस सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इन चीजों को आपको देखना है कि कई एक बार आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन ऑप्शंस में थोड़ा उससे इतर दे दिया जाता है, तो यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वन, ये भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। बहुत ही प्यारा है। अभी आपने देखा होगा केवीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, क्या था, नो लव लॉस्ट बिटवीन। ये आपका पूछा गया था वहां पे, और पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। मतलब एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है जानी दुश्मन, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता हो। अब आप इतना समझ गए होंगे तो आसानी से इसका आंसर ढूंढ लेंगे। द टू नेबर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन ओवर द बाउंड्री इशू। मतलब ये दो पड़ोसियों के बीच के मामले को दर्शा रहा है कि जिसमें एक दूसरे के वो क्या है, जानी दुश्मन। किस चीज को लेकर, तो बाउंड्री के इशू को लेकर के। अब कहते हैं कि वो पीसफुली रह रहे हैं, नहीं, इन बिटर कॉन्फ्लिक्ट, यस दे आर इन बिटर कॉन्फ्लिक्ट, दे आर नॉट एट गुड टर्म्स। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता क्या है? एट लार्ज के लिए आप यूज करते हैं फ्यूजिटिव शब्द का। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौरा, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो भागा हुआ है, खास करके अपराधियों के सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं, उस सेंस में हम एट लार्ज का प्रयोग करते हैं। द थिफ इज स्टिल एट लार्ज सो द पुलिस आर सर्चिंग फॉर हिम। मतलब ये एट लार्ज का मतलब है क्या, वो भागा हुआ है कैदी, ठीक है ना। जो भी चोर है भागा हुआ है और उसके खोज में कौन सी लगी हुई है, तो पुलिस लगी हुई है। अर्थात जो भागा हुआ है वो अरेस्टेड अभी हुआ नहीं है। अरेस्ट तो आप तब करेंगे जब आप उसे पकड़ेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति जो फ्री है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इस सेंस में हम क्या करते हैं, फ्रेज एट लार्ज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स। सबसे पहले देखेंगे कि एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ना होगा। कहते हैं द पार्टनर्स वेयर एट लॉगर हेड्स अबाउट द न्यू बिजनेस प्लान। कहता है दो पार्टनर्स के बीच में कोई बिजनेस प्लान को लेकर डिस्कशन हो रही थी, और उस डिस्कशन में क्या है, मतलब दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स। वे दोनों क्या है, उस मुद्दे के विरोध में है। मतलब उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। एक जो आइडिया दे रहा है, दूसरा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, एट लॉगर हेड्स का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एट वंस विट्स एंड। अब यहां पे वंस का मतलब क्या है, यहां पे आप कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आई एम एट, तो यहां पे हम माई का यूज करेंगे, माई विट्स एंड। मतलब यहां एपस्ट्रॉफी है जो कि पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब मैं जो हूं ना, जहां पे मेरी बुद्धि खत्म हो गई, जहां से मैं कुछ आगे सोच ही नहीं पा रहा, इस सेंस में इस इडियम का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, आई वॉज एट माई विट्स एंड आफ्टर लूजिंग माई डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए तो मेरी क्या है, बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी। मतलब आई वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, परप्लेक्स्ड, जो भी बोल दें आप। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट सी। अगर किसी व्यक्ति को आप क्या करते हैं, समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं, इसी बात को सोचेंगे सबसे पहले, तो वो कैसा अनुभव करेगा, जिसके चारों ओर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ही विल बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। अर्थात इसका क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। आई फेल्ट एट सी इन द न्यू स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पहली बार जिस स्कूल को जाता है, तो वहां पे उसके लिए क्या है, हर चीज नया है। मतलब वो अपने आप में कंफ्यूज्ड है, खोया खोया सा रहेगा, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई भी उससे परिचित नहीं है, जिसके कारण से क्या सा महसूस करेगा, वो लॉस्ट।
अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब क्या है। कहा गया है आफ्टर द सडन स्टॉर्म, मतलब अचानक से जो तूफान आई तो उसका क्या परिणाम हुआ, एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब स्वाभाविक सी बात है, बहुत तेज की अगर तूफान आई हो तो देखेंगे हर वस्तु को वहां से तितर बितर कर देता है, मतलब समथिंग दैट इज नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कोई भी चीज जो कंप्लीटली मेसी हो गया है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, एट सिक्सेस एंड सेवंस का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से क्लियरली पता चल रहा है, इन ए मेस। क्लियर है। नेक्स्ट है एट स्नेल्स पेस। आपने स्नेल देखा होगा, ठीक है ना, और स्नेल का पेस क्या होता है, इसकी गति क्या होती है, बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है ये, है ना। अर्थात द वर्क इज मूविंग एट स्नेल्स पेस ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ। कहता है स्टाफ के कमी के कारण ये जो कार्य है ना वो काफी धीमी गति से चल रही है, मतलब आगे जिस फास्टनेस के साथ, जिस गति से उसे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट, नॉट एट ऑल, ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। जबकि हमसे पूछ रहा गया है क्या, किसका मतलब क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस कौन कर रहा है, सिनोनिम कौन है, अर्थात आप देखेंगे वेरी स्लो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अब इस चीज को आप समझें, अगर सिर पे आपके टोपी है या हैट है, कुछ भी है, अगर वो नीचे गिरता है तो आप कितनी जल्दी से उसे उठाते हो, है ना। ये देखेंगे एक हमारा नेचर है, ये हमारा रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, जो इस तरह की चीजों को तुरंत करता है। मतलब ही इज रेडी टू हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब वो आपके सहायता के लिए एकदम तैयार है। जैसे कि अगर हैट गिरे तो तुरंत आप उसे उठा लेते हो, इस सेंस में। अर्थात यहां पे बात की जा रही है इमीडिएट की, यहां पे बात की जा रही है इमीडिएट एक्शन की, ठीक है ना। कोई भी चीज जो है प्रॉम्प्टनेस जिसमें है, उस सेंस में हम इस का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। 11th आवर का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज जो आप एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हो, उस सेंस में। मतलब ही सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, मतलब सबमिशन का जो टाइम जो था ना, मान लीजिए कि ये हमारा डेड एंड है कि 10 बजे आपको फॉर्म को सबमिट करना है, तो आप एग्जैक्टली आते हो 9:58 में या 10 बजे, तो ये क्या है 11th आवर, मतलब एट द लास्ट मोमेंट। अर्थात ये इसका भी देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बैक सीट ड्राइवर। बहुत ही प्यारा है ये, अब यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या है। माई ब्रदर इज ए बैक सीट ड्राइवर, ही कीप्स गिविंग एडवाइस व्हाइल आई ड्राइव। कहता है अगर आप कार की ही बात कर लें तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मेरा भाई जो है ना बैक सीट ड्राइवर है, जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूं ना तो वो मुझे एडवाइस देते रहता है। अब लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गाड़ी चला रहा है और कोई पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उसे सलाह दे रहा है, बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन हर तरह के चीज में अपना टांग अड़ाता है और अपना आदेश देता है, अपना सलाह देता है, इस सेंस में। और खास करके ऐसी सलाह जिसकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको चाहिए भी नहीं, बट वो क्या है कि ही इज रेडी विथ सम एडवाइस, ठीक है ना। तो इस तरह के लिए हम क्या करते हैं, बैक सीट ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। मींस समवन हु इंटरफेयर्स और गिव्स अनवांटेड एडवाइस, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी हमारा है, बैक टू स्क्वायर वन। अब यहां बात की जा रही है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कहीं आप चले और फिर वापस उसी स्थान पे आ जाते हैं, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। कहता है व्हेन द डील फेल्ड वी वर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जिस डील को लेकर के हम लोग उत्साहित थे या जिसके लिए हम कार्य कर रहे थे वो डील फेल हो गया, तो हम लोग फिर कहां आ गए, फिर उसी जगह पे आ गए, मतलब पुनर्मूसिको भव। समझ में आई बात। अर्थात क्या हम नियर सक्सेस पहुंच गए, नहीं, आप बात कर रहे हैं बैक की, मतलब बैक क्या है, ये रिटर्न की बात कर रहा है, ये पूर्व अवस्था की बात कर रहा है, अर्थात हम सक्सेस के आसपास नहीं है, फेल हो चुके हैं, मतलब बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अर्थात क्या हो गया हमारा ये आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना।
आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। और रही बात कि ये सेशन आपको कहाँ कहाँ काम देगा, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे इडियम्स और फ्रेजेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, DSSS हो, बीपीएससी हो, ठीक है ना, या यूपीएलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो जहां पर अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, ये सारे एग्जाम्स, उन सभी जगहों पर ये आपके लिए कामयाब होगा। बस करना क्या है कि बस रिलीजियसली इन चीजों को देखिए, नोट डाउन कीजिए, एंड आई एश्योर यू दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। बस चलिए इतना ही आज के सेशन में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।